सुभाष अतुल 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 नमस्कार दोस्तों, बेंगलोर में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुझे याद नहीं आता कि लास्ट टाइम किसी एक मामले पर लोगों का इतना गुस्सा और लोगों में इतना इमोशन एक साथ मैंने कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर इमोशन की बाढ़ आ रखी है। अतुल अपने लास्ट टाइम में कई पन्नों का नोट लिखा था, उसे पढ़कर शायद आपका कलेजा फट जाएगा। उसकी वाइफ और घरवालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई आदमी इतना घिनौना और इतना लालची कैसे हो सकता है। अतुल अपने इस लेटर में 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं उसे पढ़कर आप परेशान हो जाएंगे। अतुल अगर अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाई किया है तो कानूनी प्रॉब्लम से किस तरह से बचा जा सकता है। हमारे कानून क्या कहते हैं, शादी से पहले ऐसा क्या करें कि तलाक की नौबत आए तो भी कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। इसके बाद मैं वीडियो में आगे करूंगा। अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। अतुल सुभाष बेंगलोर में AI इंजीनियर जॉब कर रहे थे। खुद अतुल अपने आखिरी नोट में बताते हैं कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद 2020 में उनको एक बेटा होता है। अतुल अपने नोट में आगे लिखते हैं, हर पूजा और हर शादी में 6 साड़ियाँ और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से ऊपर दे चुके थे। आगे अतुल अपने नोट में लिखते हैं कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी और साल 2021 में जब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद अतुल ने जब अपनी वाइफ से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल के ऊपर 9 केस दर्ज करवा देती है और अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करवाती है, जबकि वो खुद भी जौनपुर नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 40 बार से ज्यादा जौनपुर आना पड़ा था। पहले उनकी पत्नी अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 रुपए मेंटेनेंस की डिमांड करती है और अपने लिए 1 करोड़ रुपए का हर्जाना की डिमांड करती है। जब अतुल 40,000 रुपए देने को तैयार हो जाते हैं तो अतुल की बीवी हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर देती है। अतुल ने जब इस बात की शिकायत जज साहिबा से की तो जज साहिबा ने उल्टा अतुल को कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है, मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को बताया कि NCRB का डेटा बताता है दहेज के फर्जी केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड कर लेते हैं। तो इस बात को सुनकर अतुल की बीवी और सास ने कहा कि ऐसा तुम क्यों नहीं कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए थे उनको देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा तुमने सुसाइड कर लिया होगा। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। अतुल ने जज साहब पर भी इल्जाम लगाया है। अतुल आगे अपने नोट में बताते हैं कि जज साहब ने भी 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई रोक दी। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर और पुलिस की मिलीभगत और एक कथित जज के चलते अतुल सुभाष 9 दिसंबर की रात को अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं और जान देने से पहले 40 पन्नों का नोट लिखते हैं और 1 घंटा 20 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि वो अपने नोट में यहाँ तक लिख देते हैं कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर किसी कारणवश मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। कई पन्नों के आखिरी नोट में अतुल ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में मदद की, अपने ससुराल वालों को लाखों रुपए देने के बावजूद भी पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखते थे। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने परेशान होकर अपनी जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके माँ बाप पर झूठे केस करवा दिए जाते हैं और वो तब भी अपनी बीवी के लिए वो हर काम किया जो पॉसिबल हो सकता था। मैं मानता हूँ कि इस देश में औरतों के लिए जो कानून बने हैं उनका अपना एक इतिहास है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं और उनको अपनी जान देने पर मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें ये साबित ही नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को सजा होती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस और अपने हर्जाने के लिए औरत कितने पैसे डिमांड कर सकती है। अतुल के केस में ये कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए। आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ की बजाय वो सीधे 3 करोड़ की डिमांड करती है। ये तो दहेज कानून की आड़ में मर्दों के साथ डायरेक्ट लूटपाट है, डे लाइट रॉबरी। आखिर इसका रीजन क्या है कि ऐसे केस में बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते हैं। मैं साफ कह दूं कि जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं कोई 498 या दहेज हरेसमेंट के लिए बने कानूनों के अगेंस्ट नहीं हूं। हर साल सिर्फ दहेज के मामलों से परेशान होकर 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि ये लोग कितना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं और उनसे पैसे ऐंठती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं
और आदमियों को पता ही नहीं होता कि आखिर करना क्या है। क्यों मर्दों की हरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं बना? सवाल यही है। मैं कहता हूँ कि साल में ऐसे 1000 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर आदमी भी कोर्ट जा सके और अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हर रोज अखबारों के 8-9 पन्नों में छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। कुछ दिन पहले इसी तरह का मामला सब इंस्पेक्टर हरीश ने जान दे दी थी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला था, उनको अपने बच्चे से 1.5 साल से मिलने तक नहीं दिया गया था। और इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली लगातार उनको टॉर्चर कर रही थी। उन्होंने अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा और 20 मिनट की वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। आजादी के बाद साल 1950 को हिंदू कोड बिल लाया गया था। इसके बाद इस कानून ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया था। फिर 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है और फाइनली पति पत्नी को आपसी सहमति से डाइवर्स की अनुमति मिलती है। भारत में कितने लोग तलाकशुदा हैं? इसका आखिरी ऑफिशियल डेटा 2011 का है, क्योंकि जनगणना तभी हुई थी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 13,62,000 से ज्यादा तलाकशुदा लोग थे। ये कुल आबादी का 0.11% था। पुरुषों के कंपैरिजन में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या लगभग दुगनी थी। उस समय तक जहां तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 4,52,000 से ज्यादा थी, तो ऐसे ही महिलाओं की संख्या 9 लाख से ज्यादा थी। और इसी तरह का केस तमिलनाडु वास्के अनिल का था, जिनको शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान देनी पड़ी थी। उनका अपनी बीवी के साथ कोई छोटा सा विवाद हो गया था, जिसके बाद उसके ससुराल वाले उसे बराबर धमकी दे रहे थे जेल भिजवाने की। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिया। अब आप उन माँ बाप की हालत के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया हो और अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अगर कानून की नजरों में सब बराबर है, तो ऐसे फर्जी केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उसकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ नहीं। और आपको पता है ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनका शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर होता है और जब उनके पतियों को इस बात का पता लगता है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरतें सीधे सीधे अपने हस्बैंड को धमकी देती हैं कि अगर तुमने इस बात को ज्यादा उछाला या किसी को बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498 केस करवा दूंगी। ऐसे मामले में पति सिर्फ एक ATM बनकर रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऑब्जेक्शन करे तो उल्टा उसी पर केस कर दिया जाता है। ये हम किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी औरतें धोखा देती हैं, आदमी उससे कहीं ज्यादा धोखा देते हैं। लेकिन औरतें अगर दहेज के फर्जी मामले दर्ज करवाती हैं, तो औरतों के साथ होने वाले दहेज के सच्चे मामले भी लाखों में हैं। और ऐसे ही मामलों में औरत को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून बने हैं। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि औरत अगर आदमी की तरह चालाक है, धोखेबाज और लालची है, ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम औरतों के साथ के मुद्दे पर बात करते हैं, तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मर्द भी विक्टिम हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले पूरी दुनिया में मीटू मूवमेंट चला था, तो पूरी दुनिया भर के मर्दों को नेम सेम किया गया था। और सालों बाद औरतों ने आगे आकर बताया कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उनके साथ कब कब टॉर्चर किया था, कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उनके साथ कब कब टॉर्चर किया था। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट सही था। इससे बहुत सारे मर्दों के मन में डर भी आया था कि हमने कोई गलती की तो हमारी भी ऐसी बदनामी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कुछ औरतों को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों ने कुछ फेवर मांगे हैं और कुछ औरतों ने ऐसा करने से मना कर दिया, अगर ये रियलिटी है तो एक और रियलिटी है। लेकिन क्या वजह है कि दूसरी तरफ कुछ भी गलत हो सकता है, इस बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और कोई भी सोसाइटी में जब एक तरफा नैरेटिव बनता है, एक साइड को पूरी तरह से विलन और दूसरी साइड को पूरी तरह से विक्टिम बना दिया जाता है। अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों ने इतने सालों तक औरतों पर जुल्म करे हैं, तो उन जुल्मों से बचाने के लिए औरतों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका उल्टा नहीं हो सकता, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है? अगर इन सबको कल को फिर वैसी ताकत मिल जाए, तो ये सब फिर वैसा ही शोषण नहीं करेंगे। मतलब बुराई आदमी हो या औरत, जब एक इंसान को पैसा कानून अपनी जाति धर्म से मिलता है, तो अब ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है। दहेज विरोधी कानून जहां लाखों करोड़ों औरतों को ताकत देता है, लेकिन दहेज विरोधी कानून होने के बावजूद भी हमारे समाज में पुरुषों के साथ भी अन्याय हो सकता है। क्योंकि कानून कहता है जब तक कोई दोषी न हो तब तक कोई निर्दोष नहीं हो सकता। लेकिन जब बात हमारी आती है तो लोग कहते हैं जब तक निर्दोष साबित न हो जाए तब तक हम दोषी हैं, क्योंकि इनोसेंट पुरुषों की किसी को परवाह नहीं है। यही समस्या है, यहाँ तक कि पुरुषों को पुरुषों की परवाह नहीं है। अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अतुल अकेले नहीं है, देश में 2022 में 4200 से अधिक पुरुषों ने इन सब कारणों के चलते सुसाइड कर लिए थे। क्योंकि कोई भी हकीकत सच्चाई जानना चाहता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो बिना सच्चाई जाने उसको दोषी बना दिया जाता है। तलाक पैसे कमाने और ब्लैकमेल करने की मशीन बन गया है, जिसमें हर कोई पैसा कमाता है। हस्बैंड, वाइफ, वकील, स्टाफ मेंबर, प्लांटेड विटनेस और करप्ट पुलिस ऑफिसर, और जिसमें एक इनोसेंट पर्सन सिर्फ एक ATM बनकर रह जाता है। आज का यही डिजास्टर है।
बल्कि हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून है कि शादी से पहले इन समस्याओं पर बात हो जाए ताकि ऐसी परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कानून। ये ऐसे रिफॉर्म है जो हमारी जुडिशरी को और निष्पक्ष बना देते हैं। सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि वुमेन्स के लिए भी ऐसी विषाक्त परिस्थितियों में प्रीनप के जरिए बचा जा सकता है। प्रीनप का मतलब क्या होता है? प्रिन-पिलियन कॉन्ट्रैक्ट, जो शादी से पहले दोनों पार्टनरों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। यानी कि शादी से ठीक पहले बातचीत करना और फाइनेंशियली अफेयर्स को साफ करना। ये सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है बल्कि पत्नी के लिए भी एक सिक्योरिटी मेजर्स है। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है ताकि आगे चलकर कोर्ट केस का प्रोसेस आसान हो जाए, और अगर फ्यूचर में किसी कारणवश तलाक हो जाता है तो वाइफ के क्या राइट्स हैं और हस्बैंड के कितने राइट्स हैं, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहाँ शादी से पहले पूरी ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स, आपको हर चीज को पूरी तरह से बैलेंस करने का मौका मिलता है। लेकिन भारत में प्रीनप को कंट्रोल करने वाला कोई लॉ नहीं बना। आज भी हमने सत्यवादी कॉन्सेप्ट को अपना रखा है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो 7 जन्मों का रिलेशन होता है। इसलिए हम इस बात पर विचार ही नहीं करते कि कभी तलाक भी हो सकते हैं, तो हम प्रीनप के बारे में विचार करते ही नहीं है। कोर्ट में ऐसा होता है कि प्रीनप को अक्सर कोई कानूनी आधार नहीं मिलता। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं, यानी भारत में प्रीनप होता भी तो ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, इसलिए प्रीनप कभी नहीं होता। भारत में प्रीनप इलीगल है लेकिन मेंटेनेंस अलाउंस लीगल है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरीश कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि अनिवार्य प्रीनप एग्रीमेंट किए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना है कि प्रीनप की वजह से बाद में होने वाली इमोशनल टॉर्चर से बचा जा सकता है। कोर्ट का टाइम भी बचता है। वैसे भी कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और फिर हैप्पीली मैरिड कपल अलग हो सकते हैं। आज भारत में जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। इसका मतलब है कि आईपीसी में पुरुषों को क्रिमिनल और वुमेन्स को विक्टिम मानकर ही लॉ बनाए गए हैं। ये समस्याजनक है क्योंकि इसमें एडल्ट पुरुष विक्टिम के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी मामले में महिला भी शामिल होती है तो उस पर वही आरोप नहीं लगाया जाता है जो पुरुष पर लगाया जाता है। ये सही नहीं है। कानून के सामने हर व्यक्ति को समान राइट्स मिलने चाहिए। हमारा लॉ कहता है कि सिर्फ पति और पति के रिश्तेदार ही अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं। ये नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है और पार्टनर तथा उसके परिवार को 3 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। और ये जरूरी है कि कानून का सही यूज हो, मिसयूज ना हो। यदि कोई कपल शादी से पहले रिलेशनशिप में है और उनके बीच प्राइवेसी है और किसी कारणवश उनकी मैरिज नहीं होती है तो लड़की लड़के पर चार्जशीट फाइल कर सकती है। लेकिन इसका अपोजिट होने पर लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो कि लीगल एक्शन ले सके। हमें कानून के सामने सभी को बराबरी मिलनी चाहिए। महिलाओं और लड़कियों के मानसिक शोषण के लिए ये भी प्रावधान है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों को इमोशन नहीं होते। वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एक ऐसी सोसाइटी की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति को समान राइट्स और सम्मान मिले, ताकि कानून के सामने पुरुष और महिला को एक ही नजर से देखा जा सके। बल्कि ये तर्क देता है कि कानून के सामने सभी के राइट्स बराबर मिलने चाहिए। अतुल सुभाष जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि कई पुरुषों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कराए जाते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, एक तरफ महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार होता है और दूसरी तरफ फर्जी केसेस के जरिए पुरुषों को फंसाया जाता है। हमें इन दोनों तरफ की रियलिटी को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कानून महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका मिसयूज करने से बचने की जरूरत है। अगर आप पुरुष हो या महिला, हमें न्याय और राइट्स के इन दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है। फर्जी आरोप लगाने से सजा मिलती है। कोर्ट कहता है कि फर्जी सबूत देना अपराध है, लेकिन फिर भी फर्जी मामले होते रहते हैं। जो लोग फर्जी आरोप में फंस जाते हैं और कितने ही लोगों का करियर इस वजह से खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक फर्जी केस दर्ज कराने वालों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इसकी मिसाल नहीं बनेगी। आज भारत में पुरुष अथॉरिटी ट्रिब्यूनल तक नहीं है जहां ऐसे मामलों का निवारण हो सके। जिनके पास कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं है या अच्छे वकील और रिसोर्सेज नहीं है, उनका क्या है? कोई इस बारे में नहीं सोचता। यहाँ तक कि उनके परिवार पर भी हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया जाता है। आज समाज में बदलाव की जरूरत है। मैं आपको एक पुराना मामला याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले दिल्ली में एक मामला आया था जयसलीन कौर बनाम सरबजीत सिंह, जहां एक लड़की ने बाइक पर बैठे लड़के की फोटो खींची और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और रातों रात सरबजीत का नाम दिल्ली में राक्षस बन गया। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले पूरी दुनिया ने उसे दोषी करार दे दिया था। उसकी नौकरी चली गई थी। उसी साल उसके पिता इतने डिप्रेशन में थे कि उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। जब मामला कोर्ट में गया तो जयसलीन 10 दिन तक कोर्ट में पेश नहीं होती। वो दूसरे देश पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। केस के 3 साल बाद कोर्ट ने आखिरकार सरबजीत को निर्दोष करार दिया। लेकिन मानसिक परेशानी, अपमान और बेइज्जती का क्या? महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से कानूनी प्रोसेस का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति की गरिमा और राइट्स को प्रोटेक्शन करना हमारी ड्यूटी है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीआरपीसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। जब वो 2 साल की उम्र का था तब अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं इस देश में क्या वैल्यू है एक